हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटर्मिनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो फिजिकल फिटनेस को कौन कौन से जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी बात करेंगे। फिजिकल फिटनेस क्या, जैसा कि है कि 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो उन्हीं कंपोनेंट्स में वन बाय वन क्या इफ़ेक्ट होता है उन पे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स का, तो हम उनकी बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? फर्स्ट इफ़ेक्ट होता है जेंडर का, कि अगर मेल्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि उनकी जो मसल्स हैं वो लॉन्गर होती हैं और बिगर होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एडिक्वेट एनर्जी की। जब बॉडी मसल्स की मूवमेंट चाहिए होती है तो उसके लिए हमें सफिशिएंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सफिशिएंट एनर्जी की जब हमें कहाँ से मिलती है? जो मसल फाइबर्स से प्रोड्यूस होती है। तो जितनी ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज होंगी उतनी क्या है, एनर्जी ज़्यादा होगी और स्ट्रॉन्गर होगी मसल्स। इसके बाद बात करते हैं मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो जितने मसल्स हमारे कंट्रोल मैनर में रहते हैं उनका मूवमेंट क्या है, कंट्रोल होता है, तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ डेवलप होती है। नेक्स्ट है मसल लेंथ। और बताया जैसा मसल की लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या स्ट्रेंथ देती है। अगर लॉन्ग मसल्स हैं तो लॉन्ग ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा, और अगर स्मॉल मसल्स है तो कम स्ट्रेंथ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूरोमस्कुलर रेस्पॉन्स की। तो न्यूरोमस्कुलर रेस्पॉन्स जितना अच्छा होता है उतनी क्या स्ट्रेंथ अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा मसल कवरिंग। मसल कवरिंग जो होता है वो मसल फाइबर से पूरा बेस्ड होता है। जितनी हमारी स्टोमेटा कवरिंग इंक्रीज होगी तो क्या है, हेल्प हमारी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा बॉडी वेट। तो जितना हैवियर बॉडी वेट होगा उतनी क्या है स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। एज की अगर बात करते हैं तो 20 to 40 ईयर्स में क्या है कि हमारी जो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है। अब हम बात करते हैं स्पीड की, कि स्पीड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फर्स्ट है किस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है? फर्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जितनी रेंज ऑफ मूवमेंट होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, स्पीड होगी। सेकंड है न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स। जितना हाइयर और फास्टर न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स होगा उतनी क्या है आपकी स्पीड भी गेन होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर की। तो जितने ज़्यादा परसेंटेज होगी फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स की तो स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की, अगर हमें किसी भी चीज़ के मूवमेंट एक्सप्लोजिव मूवमेंट में ज़रूरत पड़ती है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की, जितनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है उतनी क्या मूवमेंट स्पीड जिसे बोलते हैं वो क्या तेज हो जाती है। लास्ट पॉइंट है इसका एटीपी एनर्जी स्टोर। जितना जल्दी रिलीज होगी एनर्जी एटीपी से तो उतनी क्या है हमारी जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह से हम बात करते हैं हम एंडोरेंस की। तो एंडोरेंस पर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट डालती हैं। फर्स्ट है ऑक्सीजन इनटेक। जितना भी मैक्सिमम ऑक्सीजन हमारी लंग्स में आएगा उतना क्या होगा, हमारा एंडोरेंस ज़्यादा हो जाएगा। हाइड्रेशन, अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट रहती है पूरी तरह से, क्योंकि हाइड्रेट जब भी एंडोरेंस की हम कोई चीज़ करते हैं जिसमें एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है और इम्पोर्टेंट जो मिनरल्स हैं वो चले जाते हैं। तो इसलिए वाटर का बहुत रिक्वायरमेंट होती है एंडोरेंस के लिए बॉडी में। नेक्स्ट है पल्मोनरी डिफ्यूज़न। पल्मोनरी डिफ्यूज़न हम क्या होता है कि ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के साथ चेंज जो होता है लंग्स के अंदर, लंग्स का जो ब्लड के साथ जो चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी डिफ्यूज़न। जितना वो फास्ट होगा उतनी क्या है एंडोरेंस इम्प्रूव होगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो कार्डिक आउटपुट। जितना आपका पंप
ज़्यादा करेगा हर्ट, उतना क्या है आपका एंड्योरेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड की। लैक्टेट थ्रेशोल्ड की अगर बात करूँ तो लैक्टिक एसिड होता है ब्लड के अंदर जो एनारोबिक एक्टिविटीज़ में यूज़ होता है। अगर ये अच्छा होता है तो क्या है एंड्योरेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी को कौन कौन से जो हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है डिजीज़। अगर हमारे डिजीज़ होती है लाइक पैरकिंसंस, एर्थराइटिस, तो ये क्या है कि इससे क्या है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है मसल स्ट्रेचेबिलिटी। जितनी मसल स्ट्रेचेबिलिटी होगी उतनी रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। एज एंड जेंडर, चिल्ड्रन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू अडल्ट्स, तो एज इज़ डायरेक्ट पूरा डायरेक्टली रिलेट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और फीमेल्स में भी क्या है ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू मेल्स बॉडी। नेक्स्ट है हमारा लिगामेंट इलास्टिसिटी। जितनी लिगामेंट इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी उतना क्या है हमारा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो जॉइंट्स की वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं जॉइंट स्ट्रक्चर की। जॉइंट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ टाइप के जॉइंट्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। जॉइंट स्ट्रक्चर उनमें से एक है। तो जॉइंट स्ट्रक्चर जो है वो मेन फैक्टर है फ्लेक्सिबिलिटी का। इसमें आते हैं कार्टिलेज, वेरियस मसल्स और टेंडेंस, कार्टिलेज, सब चीज़ें इससे जॉइंट होती है। अगर जितनी जॉइंट स्ट्रक्चर जितना हमारा फ्लेक्सिबल होगा उतनी क्या है बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं कि क्या इफ़ेक्ट, एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट क्या होते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर। तो एक्सरसाइज के इफ़ेक्ट की अगर मैं बात करूं तो कुछ इफ़ेक्टेड है जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हार्ट रेट, जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट रेट क्या है वो जल्दी नॉर्मल होना स्टार्ट कर देता है कुछ टाइम बाद, और जल्दी रिलैक्स मिल जाता है बॉडी को। अगर हम रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा हीमोग्लोबिन जो है कंटेंट वो ब्लड में बढ़ जाता है, और वो जब हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो क्या होगा ऑक्सीजन ज़्यादा कैरी कर पाएगा वो। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं तो कार्डिक आउटपुट क्या इंक्रीज हो जाता है और जो ब्लड है वो ज़्यादा पंप होता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि जब कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो क्या बेसल रेट डिक्रीज़ हो जाता है, जिससे हमारी जो हार्ट है वो नॉर्मल वर्क में क्या है स्ट्रेस नहीं रहता। अब बात करते हैं कि एक्सरसाइज के क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो होता है वो कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और जो हमारे फटीग है या जो हमारा थकावट है उसे डिले कर देता है। अगर कि एक ट्रेन पर्सन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी रिमूव करता है और ऑक्सीजन क्या है ज़्यादा रहता है, और जो पल्मोनरी डिफ्यूज़न है वो क्या है फास्ट हो जाता है। अगर बात करें हम किसी ट्रेंड पर्सन की तो उसमें क्या है जो रिएक्शंस है वो फास्ट हो जाती है, एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो लेस कंजप्शन होता है ऑक्सीजन में, और जिससे क्या है कि ज़्यादा एनर्जी हमारे पास बची हुई होती है। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन रहता है एक्सरसाइज से, तो जो डिहाइड्रेशन होता है वो डिले हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो टाइडल वॉल्यूम या जो वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग की है वो क्या है इंक्रीज़ हो जाती है। जितनी भी हमारी एयर आती है लंग्स में वो क्या है इंक्रीज़ हो जाती है। अगर नेक्स्ट की अगर बात करें तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो एरोबरी, जो नंबर ऑफ एरोबरीज हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, और जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करती है। जब हम कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हैं तो रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं लाइक डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और मैक्सिमम और लॉन्ग टाइम तक वर्क करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज क्या रेजिस्टेंस पावर बढ़ाती हैं, जिससे हमारे जो कॉमन
हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, कोल्ड, कफ, अस्थमा, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। इसी तरह से अगर बात करूँ तो मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो मसल्स को की जो टॉलरेट करने की एबिलिटी को बढ़ा देती है। इससे क्या है कि हमारा जो एनारोबिक एंडोरेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है। अगर किसी एक ट्रेंड मसल की बात करें तो उसमें एरोबिक मस एंडोरेंस ज़्यादा होता है और उस पर एक ज़्यादा टाइम तक वर्क करने की क्या है कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है कि जब भी हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी का जो शेप है वो अच्छी हो जाती है और जो हमारी पर्सनैलिटी है वो अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं कंटिन्यू तो जो हमारी मसल पावर है, स्ट्रेंथ है, वो क्या है गेन हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारी नंबर ऑफ़ कैपिलरीज है मसल्स में वो क्या है इंक्रीज हो जाती है, जिससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो क्या है फास्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एटीपी एडीपी जो सोर्स हैं वो क्या उन इंक्रीज हो जाते हैं और हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेंड मसल्स जो होती है वो इंजरी से बहुत जल्दी रिकवर करती है। अगर हम सिस्टमेटिक या सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग की बात करें तो उससे जो हमारी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस है वो डेवलप हो जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो हमारे मांस और मसल्स को जो है उसके अंदर जो माइक्रोग्लोबिन कंटेंट होते हैं मसल्स के अंदर उन्हें क्या इंक्रीज करती है। नेक्स्ट की अगर पॉइंट की बात करें तो जो मसल्स हैं उसके अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो फास्ट ट्रेवल करते हैं और जो इसका रिस्पॉन्स होता है वो फास्ट होता है। जो हम बात करते हैं अगर नेक्स्ट पॉइंट की तो जो मसल्स होती है ट्रेंड मसल्स होती है उनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का जो यूज़ होता है वो बहुत एफिशिएंसी से होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है उसे भी इम्प्रूव कर देती है, जिससे हमारी स्किल्स जो है इम्प्रूव हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें हम तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होते हैं एजिंग के अकॉर्डिंग उसकी बात करते हैं। एजिंग क्या होती है, जब जो एक प्रोसेस जो एज के साथ चेंज होता है, जैसे जैसे टाइम चलता रहता है वो क्या है फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में आने लगते हैं। अब एजिंग से क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हम उनकी बात करते हैं। जब एडवांस एज में होते हैं तो मसल साइज जो क्या है वो बढ़ जाता है और मसल मास जो है वो इंक्रीज होता रहता है एक एज तक, उसके बाद क्या है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम बात करें तो जो इलास्टिसिटी है जॉइंट्स की और लिगामेंट्स की वो डिक्रीज होती है। जब हम एडवांस एज में चले जाते हैं तो हमारा जो विज़न है या हियरिंग है या टेस्ट है, टच है, वो क्या है लेस होता रहता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जो हमारा रिएक्शन टाइम होता है, जब भी हम कोई वर्क करते हैं उसके ऊपर अगर हम कोई रिएक्ट करते हैं तो क्या है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब हम एडवांस एज में होते हैं जो हमारे एयरवेज होते हैं या लंग टिश्यूज़ होते हैं वो कम, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है और जो उनका इफेक्ट है वो कम हो जाता है। जो हमारा ऑक्सीजन अपटेक है, ऑक्सीजन एक्सचेंज है, वो क्या है वीक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम तो जो हमारी एज है, जब से हमारी एज बढ़ती रहती है तो जो हमारी कार्डियक मसल है उसकी जो स्ट्रेंथ है या प्रोग्रेसिव रेट है वो क्या है कम हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जो अगर हमारी ग्रोइंग एज जो एज होती है उसकी बोन डेंसिटी क्या है डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टॉपिक की तो क्या है स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है, जब भी हम कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं या इसकी स्पोर्ट करते हैं, बॉक्सिंग है, तो इससे क्या है हमारी इंजरी हो जाती है। इसमें इंजरी हो जाती है, कई बार डेथ भी हो जाती है। तो इंजरी क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी की। जो हमारा इंजरी का क्लासिफिकेशन है स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, तो 3 टाइप्स ऑफ इंजरीज हमारी बॉडी में होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी, जॉइंट इंजरी, 3 तरह की जो हमारी इंजरी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वन बाय वन 3 टाइप्स ऑफ इंजरीज़ की।
सबसे पहले बात करते हैं कोजेज़ क्या है। कोजेज़ क्या हैं, किस वजह से जो हमारी इंजरी है वो होती है हमारी बॉडी में। तो इसमें है कि जो प्लेयर्स जो गेम के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्हें अगर फॉलो नहीं करते हैं तो भी इंजरी हो जाती है। किसी भी तरह का अग्रेशन करते हैं, वायलेंस करते हैं तो भी इंजरी हो जाती है। अगर किसी प्ले फील्ड या जो आपका ग्राउंड होता है उसका मेंटेनेंस अच्छे से नहीं होता है तो भी इंजरी हो जाती है। अगर गेम में हम सब अच्छी तरह से जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी क्या है, इंजरी हो जाती है। फिजिकल फिटनेस अगर कम होती है प्लेयर की तो भी इंजरी हो जाती है। कई बार इक्विपमेंट फॉल्ट हो जाता है, उससे भी क्या है, इंजरी हो जाती है। अगर हम प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं करते हैं तब भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम प्रोटेक्टिव गार्ड्स अगर नहीं यूज़ करते हैं तो भी क्या है, इंजरी हो जाती है। अगर ट्रेनिंग मेथड किसी तरह से हम गलत यूज़ करते हैं, हमारे पास गलत ट्रेनिंग मेथड की हमें नॉलेज होती है तो भी क्या है, इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर हमारे कोई पहले इंजरी हुई है और वो अच्छे से रिकवर नहीं होती है या उसका ट्रीटमेंट जो है इनकम्प्लीट होता है तो भी क्या है, इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। अब बात करते हैं किस तरह से हम उन इंजरी से बच सकते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। तो अगर हम पूरे प्रिंसिपल्स यूज़ करें, ट्रेनिंग प्रिंसिपल अगर अच्छे से हम यूज़ करें तो क्या है, हम इंजरी नहीं होगी। अगर एथलीट प्रॉपर ट्रेनिंग करे, प्रैक्टिस में भी और मैच में भी, तो क्या है, इंजरी होने से बच सकते हैं। प्लेयर जो है वो पूरा उसे सब चीज़ों की, जिस तरह से डिज़ास्टर्स होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं उस तरीके से जो मूवमेंट होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो क्या है, प्लेयर को इंजरी नहीं होती है। प्लेयर को अपने इक्विपमेंट चेक कर लेने चाहिए, उनकी कंडीशन चेक कर लेनी चाहिए कि क्या क्वालिटी है, किस तरह के सेफ्टी गार्ड्स हैं हमारे। तो उस तरह से फिर क्या है, इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। प्लेयर को पूरी अलर्टनेस और कंसंट्रेशन के साथ खेलना चाहिए जिससे कि उसे इंजरी ना हो। प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से पहले जिससे कि इंजरी के चांसेस ना हो। प्लेयर को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी क्या पूरी मेडिकल चेकअप कराना चाहिए जिससे कि वो फिजिकल फिटनेस लेवल उसका चेक हो जाए और वो गेम में पार्टिसिपेट कर सके। एथलीट्स को पहले कंसीडर पूरा तैयार कर लेना चाहिए, खुद को सारी चीज़ों को चेक कर लेना चाहिए। रूल्स है रेगुलेशंस का एक टू स्पीड से क्या है, यूज़ करना चाहिए। तो उससे क्या है, आपकी जो इंजरीज हैं वो नहीं होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ इंजरी। तो किस तरह की इंजरीज होती हैं, तो हम बात करते हैं इसमें सॉफ्ट इंजरीज़ की। तो सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी जो होती हैं, जो आपकी स्किन से प्रॉब्लम या मस्कुलर इंजरीज होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी बोलते हैं। जिसमें आपके शॉर्ट टिश्यू जो है ब्रेक हो जाते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में जो आपकी फर्स्ट है वो है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन में क्या होता है, ये मसल इंजरी होती है। इसमें जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं और जो आपका रिलीज एरिया है उसमें ब्लड या हल्का सा, जो मैं बोलूँ कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो कलर्ड हो जाती हैं, जैसे पर्पल एरिया हो जाता है या कई बार डिस्कलर्ड वाइट वाइट सा भी हो जाता है। तो इसे जाने में टोटल 2 और 3 वीक्स लगते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स हैं इसके, तो आपकी जो स्किन है वो, उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाती है, पर्पल हो जाती है, कई बार जो फेडिंग येलो कलर भी हो जाता है, पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए। जिस तरह भी आपके अच्छे से उसे सिकाई करनी चाहिए, उसकी मसाज देनी चाहिए, आइस मसाज दिन में 3 से 4 टाइम। फिर 3 दिन बाद क्या है, हीट से उसकी मसाज करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो है अब्रेशन। अब्रेशन में क्या होता है, ये इंजरी जो होती है वो स्किन के ऊपर ही होती है, डीप नहीं होती है। इसमें जो आपकी ये बहुत माइनर इंजरी होती है। ठीक है, अगर आप, इसमें क्या होता है कि आपके जो सरफेस होता है उस पर हल्का सा रफ हो जाता है, वो कोई भी चीज़ हार्ड रह जाती है तो सरफेस जो है वो प्लेन नहीं रहता, थोड़ा रफ हो जाता है। ठीक है, ये जब होते हैं जब आप किसी तरह के गेम खेलते हैं, रेसलिंग में आपको हल्की सी कहीं लग गया, फुटबॉल है, क्रिकेट है, तो इन सब चीज़ों में
हो जाती है। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स हैं आपकी जो बॉडी पे, जो स्किन पे बर्निंग पेन होता है, हल्की हल्की सी ब्लीडिंग हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? उस एरिया को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आप अपने से किसी भी वार्म वाटर से वॉश कर सकते हैं। ट्रीटमेंट लें उसके बाद, और उसे कवर करके रखें पूरे डे टाइम में, और रात नाइट के टाइम में क्या है, उसे अनकवर कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्यूएशन की। वैक्यूएशन में क्या होता है? जब आपकी स्किन पे कोई कट लग जाता है ना, तो उसे बोलते हैं वैक्यूएशन। वैक्यूएशन होता है जब भी कोई आपकी स्किन पे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपको हार्म पहुंचाता है, तो क्या होता है? वो वैक्यूएशन होता है। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स होते हैं इसके ब्लीडिंग आ जाती है, डीप होता है ये, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? आप उसे साफ़ करें एंटीसेप्टिक से। सबसे पहले कंप्रेशन करके इसकी क्या ब्लीडिंग को रोक दें। उस पर बैंडेड अप्लाई करें। अगर डीप इंजरी है तो उस पर स्टिचेस लगवाएं। और उसके ऊपर क्या है कि इन्फेक्शन ना हो तो किसी भी ऐसी एंटीसेप्टिक मेडिकल क्रीम का यूज़ करें। उसके बाद बात करते हैं हम स्ट्रेन की। जो स्ट्रेन होता है वो मसल्स इंजरी होती है, वो भी उसमें क्या है, जो आपकी टेंडेंस कनेक्ट होते हैं बोन्स के साथ, वो क्या टर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जब कोई आपका किसी एक्स्ट्रा फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी पे आपके लगता है तो क्या है, हो जाती है ये। जैसे फील्ड में, किसी भी जिम्नास्टिक में, वेट लिफ्टिंग में, कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपकी बॉडी पे आकर लग जाता है तो क्या होता है, वो उससे स्ट्रेन हो जाता है। ये स्ट्रेन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं: मिड स्ट्रेन, मॉडरेट स्ट्रेन, सर्विस स्ट्रेन। सिम्टम्स क्या है इसके? जब भी आप अपनी बॉडी के उस पार्ट को मूव करते हैं तो क्या पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ ब्रेक हो चुका है इनसाइड, और जो आपकी स्ट्रेंथ होती है मूवमेंट की, वो कम हो जाती है। ट्रीटमेंट क्या है? मूवमेंट उस पार्ट का बंद कर दें, उस पर आइस कंप्रेशन करें और मेडिकल एडवाइस लें। 3-4 दिन तक उस पर आइस मसाज करें। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जो उसे आइस मसाज की जगह क्या है, हीट मसाज दें, ठीक है। उसे किसी भी क्या बैंडेड से आप उसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है कि जब आपकी लिगामेंट्स के फाइबर जो हैं वो खींचने की वजह से ब्रेक हो जाते हैं तो क्या, ये इंजरी हो जाती है। जो उसकी इलास्टिसिटी है या जो उसका कनेक्शन है वो क्या है, जॉइंट से, उसमें थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है तो क्या होता है, ये इंजरी हो जाती है। ये जो स्प्रेन है आपका वो 3 टाइप्स का होता है: मिड स्प्रेन, मॉडरेट स्प्रेन और सर्विस स्प्रेन। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स भी जो फाइबर्स हैं वो टीयर हो जाते हैं, पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है उस स्पॉट पर, सॉफ्टनेस हो जाती है जब हम टच करते हैं तो उस स्पॉट्स को, उस भी पार्ट को। जनरल ट्रीटमेंट क्या है? मूव ना करें उस पार्ट को, डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर मिड स्प्रेन है तो उस पर आइस कंप्रेशन करें 3 से 4 दिन। उसके बाद क्या, अपना हीट अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो हमारी बोन इंजरी। बोन इंजरी में एक ही टाइप की इंजरी होती है, जो होता है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर की अगर बात करें तो अगर कोई भी बोन कहीं से ब्रेक हो जाती है, क्रैक हो जाती है, तो क्या होता है, हमारा फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर हमारा कुछ कैटेगरीज में डिवाइड है, जिनकी हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रावर्स फ्रैक्चर। ट्रावर्स फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब भी आपकी जो बोन्स है वो राइट एंगल्ड पर पूरी ब्रेक हो जाती हैं तो क्या होता है, ट्रावर्स फ्रैक्चर होता है। एक नेक्स्ट है हमारा ओब्लिक फ्रैक्चर। ओब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है, जब आपका जो बोन है वो डायगनली ब्रेक होती है तो क्या होता है, ट्रावर्स फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट होता है इम्पैक्ट फ्रैक्चर। इम्पैक्ट फ्रैक्चर क्या होता है, जब आपकी बोन्स जो है वो एंड से डिवाइड होती है, टूट जाती है, एंड से ब्रेक होती है तो क्या होता है, इम्पैक्ट फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट होता है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है, जब आपकी जो बोन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है तो क्या है, उसके अंदर बैंड आ जाता है। बैंड होने के
कारण वो क्या है कि वो पूरी तरह से बेंड हो जाती है, तो उस तरह को बोलते हैं ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ये ज़्यादातर जो बच्चों की सॉफ्ट बोन्स होते हैं उनके अंदर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर। जब आपकी जो बोन्स है वो का जो एंड है वो आपका टूट जाता है और जो उसके पीसीज हैं वो आपकी स्किन के अंदर चले जाते हैं, तो वो क्या होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर की। कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है कि ये इस तरह का फ्रैक्चर होता है जब आपकी बोन्स एक जगह से ना टूटी हो, एक दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो क्या होता है कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर होता है। उसके बाद बात करते हैं सिंपल फ्रैक्चर की। सिंपल फ्रैक्चर क्या होता है कि जब आपकी बोन सिंपल ब्रेक होती है और किसी भी आसपास या कोई भी टिश्यू जो होता है उसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है, तो क्या होता है सिंपल फ्रैक्चर होता है। इसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या होता है, जो आपकी इंजरीज होती हैं, जो उसके आसपास की जो ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स है, लंग्स हैं, हमारे लीवर है, किडनी है, उसमें के जो टिश्यूज़ हैं या ब्रेन है तो वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या हमारे ये फ्रैक्चर्स थे। अब बात करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं इसके फ्रैक्चर के। तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है आसपास, जो उसकी पावर है या वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो जो बोन्स है उसमें आपको एक बहुत ही ज़्यादा पेन टच करने पर फील होगा, नेचुरल मूवमेंट इफ़ेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है सिम्टम्स हैं। अब हम किस तरह से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं या जनरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं फ्रैक्चर के साथ, तो आप इसे सबसे पहले ऐसी चीज़ें सपोर्ट कीजिए जो आपको इस सपोर्ट में लगाइए, जो आपका जो मूवमेंट है वो बंद कर दे, या ब्लीडिंग अगर हो रही है तो वो रुक जाए। उसके बाद बैंडेज यूज़ कीजिए, लाइक प्लास्टर, जो उससे क्या मूवमेंट ना। बाद आप किसी भी तरह के बैंडेज यूज़ कर सकते हैं जो आपका आसपास का जो एरिया है वो इफ़ेक्ट हुआ हो। इस तरह से आप क्या है इन्हें कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जॉइंट इंजरी की। जब भी आपके किसी भी जॉइंट में इंजरी हो जाती है, लाइक जॉइंट है तो उसमें इंजरी हो जाती है, डिसलोकेट हो जाता है, कई बार वो एक जगह से ज़्यादा मूव हो जाता है, तो इस तरह के की इंजरी को बोलते हैं हम जॉइंट इंजरी। तो जॉइंट इंजरी में फर्स्ट बात करते हैं डिसलोकेशन की। डिसलोकेशन क्या होता है, जब भी कोई बोन्स अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती है, अपनी जगह छोड़ देती है, नॉर्मल पोजीशन से अलग हो जाती है, तो जो उसके जॉइंट हैं वो फ्रिक्वेंटली डिसलोकेट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डिसलोकेशन। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, पेन होता है बहुत ज़्यादा है जॉइंट्स पर, स्वेलिंग आ जाती है, जो विजिबल स्वेलिंग होती है, जो मूवमेंट है वो इजी नहीं होता है, शेप जो है जॉइंट्स की वो चेंज हो जाती है। जनरल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद से अपने जो डिसलोकेट है उसे एडजस्ट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहें जिससे पेन कम हो। और इंजरी अगर है तो आप कहीं भी एक चेयर पे बैठ सकते हैं, किसी भी बेड पे कंफर्टेबल पोजीशन में रह सकते हैं। वो जो पर्सन है उसे वार्म रखें, उसकी बॉडी को जो है ठंडा ना होने दें। मेडिकल चेकअप पे जो बोन्स है, डिसलोकेट बोन्स है, उसे क्या है विद इन 6 आवर्स जो है वो उसे आप ठीक करा दें। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होता क्या है कि जब भी हम कोई हमारी बॉडी में कोई भी इंजरी हो जाती है एट अ टाइम, जो हम उसे फर्स्ट ट्रीटमेंट जो देते हैं उसे वो होता है आपका फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड की अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी तरह की इंजरी हो, चाहे उसमें आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, बोन इंजरी है या जॉइंट इंजरी है, तो किसी भी तरह की जो इंजरी होती है जो उसमें फर्स्ट ट्रीटमेंट हम देते हैं वो क्या होता है, हमारा फर्स्ट एड होता है। एम क्या है फर्स्ट एड के, तो एम इसके फर्स्ट एड के हैं कि एक सबसे पहले है कि लाइफ सेव हो जाती है। जब हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो उसकी जो लाइफ है वो सेव हो जाती है कई बार। ठीक है, उसे ट्रीटमेंट मिल जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रिवेंट फर्दर हार्म, जो उसे आने वाले एक्सटर्नल फैक्टर से, जो पेशेंट के मूव करने से जो उसको ज़्यादा तरह के हार्म आने वाले हैं तो वो क्या है उनसे बच जाती है। इसके बाद बात करते हैं प्रोमोट रिकवरी की। जो रिकवरी है वो क्या है, उसे प्रमोट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम उसे क्या रिकवर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव यही है कि किसी भी तरह की इंजरी हो, डेथ ना हो, और अगर कोई ज़्यादा बड़ी इंजरी होने वाली है तो वो क्या है
ना हो, ब्लीडिंग रुक जाए, ज़्यादा ब्लड ना जाए बॉडी के अंदर से। यही सब क्या है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। यही चैप्टर आपका जो है यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू।